इमेजिन पूरी वीडियो ब्लैक हो और पता चल जाए तो अप्रैल फूल था। कितना मजा आएगा ना मुझे। तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and you are right, WrestleMania 31 from Levi's Stadium, उसी को रिव्यू करने वाले हैं, The Last Great WrestleMania। Obviously ये टाइटल जब मैंने पढ़ा था प्लाना प्रोडक्शन की वीडियो में, I was like, he is actually right, because उसके बाद अगर हम देखें WrestleMania 32, 33, 34, 35, नॉट दैट स्पेशल बिकॉज 31 ने वो स्पार्क क्रिएट किया था जो कि शायद उसके बाद की रेसलमेनिया नहीं कर पाई। इवन दो 32 के पास मैसिव ऑडियंस थी 100K के ऊपर, लेकिन वो 100K मेन इवेंट पर बू कर रहे थे। 33 के मेन इवेंट में सैडेस्ट मोमेंट देखने को मिला था। 34 का शायद किसी को याद भी नहीं करना चाहिए। एंड 35 वाज काइंडा ओके, बट रेसलमेनिया 31 वाज एक्चुअली द लास्ट बेस्ट रेसलमेनिया। व्हाई? उसी के बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहली बात तो शो उतना बड़ा नहीं था। उतने ज्यादा मैचेस देखने को नहीं मिले थे। मेन कार्ड में सिर्फ 7 मैचेस थे, लेकिन वो 7 भी ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी लाइन्स प्रोड्यूस कर दी थी रेसलमेनिया 31 में आते आते। प्री शो में हमें आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी देखने को मिला था, जिसमें फाइनली बिग शो ने डैमियन मिज़डो को एलिमिनेट कर बैटल रॉयल जीत लिया था, जो कि माना जाता था कि आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल पहला बिग शो ही जीतेंगे। देर आए दुरुस्त आए। वही मेन कार्ड की जो शुरुआत हुई थी, दैट इवनिंग लाइट, डैनियल ब्रायन वर्सेस बैड न्यूज बैट वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस एम्ब्रोस वर्सेस स्टारडस्ट वर्सेस ल्यूक हार्पर वर्सेस आर-ट्रूथ के लैडर मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया। काफी अच्छे स्पॉट्स भी देखने को मिले थे, इनक्रेडिबल मल्टीपर्सन फील देखने को मिला था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टारडस्ट की स्पेशल स्पार्कल लैडर देखने को मिली थी। इसको नहीं भूल सकता कोई। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कोई मुझे बताएगा आर-ट्रूथ इस मैच में क्यों थे? ही इज द वन जो कि लैडर पर चढ़ने से डरते हैं। सो आर-ट्रूथ के जीतने के चांसेस उतने ही थे जितने रेसलमेनिया 36 को लाइव ऑडियंस में देखने वाले बंदे होंगे, यानी कि 0। एंड क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच था, एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की अपने आप में हिस्ट्री रही है रेसलमेनिया को लेकर, उस हिस्ट्री को बरकरार रखते हुए डैनियल ब्रायन ने यहाँ पर मैच जीता। ऑलरेडी लास्ट ईयर जो इतना अच्छा मोमेंट मिला था, डैनियल ब्रायन ने ऑड्स को ओवरकम करते हुए, अथॉरिटी को हराते हुए, एक ही रात में ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन एंड बटिस्टा से ओवरकम करते हुए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। एंड ऐसा लग रहा था कि ये लास्ट ग्रेट मोमेंट होगा डैनियल ब्रायन का रेसलमेनिया के लिए, तो इसीलिए इसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से जी लेते हैं। डैनियल ब्रायन का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना सही में काफी यादगार था। हाउएवर आई स्टिल मिस बैड न्यूज बैरेट, बिकॉज आई थिंक बैड न्यूज बैरेट के पास वो पोटेंशियल था जो कि काफी अच्छी स्टोरी लाइन दे सकता था, जो कि दे रहा था, बट क्या करे, बंदे का मूवी में इंटरेस्ट आ गया। सो ओवरऑल एज फार एज द मेन शो गोज, ऑडियंस की बहुत अच्छे से खातिरदारी हो गई थी एक इनक्रेडिबल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लैडर मैच से। देन मैच आया रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस का, एंड दिस वाज ए गुड मैच। एंड ये गुड मैच इसीलिए भी था क्योंकि इस मैच से हमें देखने को मिला था वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ द रेसलमेनियाज एंड प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट आरकेओस ऑफ ऑल टाइम। इन दोनों की राइवलरी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चल रही थी, दोनों अथॉरिटी का हिस्सा हुए करते थे एक बार, लेकिन जब ऑब्वियसली जब दोनों में दरार आई कि हाँ भैया कौन टॉप गाय रह सकता है इस अथॉरिटी में, तो दोनों के बीच एक तरह से जेलसी फैक्टर आ गया, जिसके चलते ये मैच यहाँ तक पहुँचा। एंड रैंडी ऑर्टन एक तरह से अच्छे रास्ते पर आ चुके थे, वो अथॉरिटी ये सब भूल चुके थे, एंड यहाँ पर आकर सेथ रॉलिंस को जो आरकेओ पड़ी, मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई भी वहाँ पर किक आउट कर सकता था। एंड इसके रिगार्डिंग सेथ रॉलिंस ने ये भी बताया था कि इन्होंने इस चीज़ का पहले कभी ट्राई नहीं किया था, उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला कि चलो मैं रेडी हूँ उस चीज़ को करने के लिए, एंड तभी के तभी ये मूव एग्जीक्यूट हुआ, वो भी इतना स्मूथली हुआ। दैट्स जस्ट रैंडी ऑर्टन एंड सेथ रॉलिंस फॉर यू। सो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट मैच। आई डोंट थिंक सो कि ये मैच कोई भी कभी भी भूलना चाहेगा या फिर भूलेगा, और WWE भूलने भी नहीं देगी बिकॉज ऑफ दिस आरकेओ। रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को हराया। देन आता है एक और ऑसम मैच इन टर्म्स ऑफ पेपर एटलीस्ट, और मे बी नॉस्टैल्जिया वाइज, ट्रिपल एच वर्सेस स्टिंग का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। ऑलमोस्ट 20 मिनट का क्लासिक कह सकते हैं अगर हम इस चीज को कंसीडर करें कि दोनों सुपरस्टार अपनी प्राइम पोजीशन पर नहीं थे। स्टिंग का डेब्यू मैच था तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हाइप बन चुकी थी, दोनों सुपरस्टार्स की एंट्रेंस तो बहुत ही गजब थी। ट्रिपल एच की भी कोई मूवी से रिलेटेड एंट्रेंस थी, आई गेस आर्नोल्ड की कोई मूवी आ रही थी उसी से रिलेटेड थी, एंड स्टिंग का तो अलग ही ढोल बज रहे थे। सो सही में बहुत अच्छे से हाइप हो गए थे। मैच के दौरान भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही लड़ रहे थे बंदे, लेकिन मजा तो तब आया जब डीएक्स आती है, एंड डीएक्स को अटैक करने के लिए स्टिंग की तरफ से एनडब्ल्यूओ यानी कि होगन हॉल एंड नैश आते हैं।
तो जो नॉस्टैल्जिया लोग जीने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली में पूरा हो गया जब ये दोनों फैक्शन आती हैं। ट्रिपल एच एंड स्टिंग के फेस रिएक्शन काफी बढ़िया थे उस टाइम पर। हाउएवर एवरीबॉडी वाज वांटिंग के स्टिंग जीत जाएंगे, बट वी ऑल नो ट्रिपल एच का जीतना एक तरह से तय था, बिकॉज WWE डोंट वांट स्टिंग टू विन ओवर WWE। बट ट्रिपल एच के मैच जीतने के बाद ऑब्वियसली दोनों ने स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई थी। DX एंड NWO का एक रियूनियन टाइप देखने को मिला था। एंड लोगों को भले ही वो मूव्स या फिर वो सेट्स याद ना हो इस मैच के दौरान क्या हुए थे, बट एवरीबॉडी रिमेंबर्स कि इस मैच में एंडिंग में क्या हुआ था, इस मैच में इंटरफेरेंस कैसे हुई थी, एंड इस मैच का रिजल्ट एंड इस मैच का बाद में क्या हुआ था। So yeah, overall that was the nostalgic feeling. Then AJ एंड पेज वर्सेस द बेलर ट्विंस के बीच मैच देखने को मिलता है। ओके, यकीन नहीं करोगे आप लोग, बट मेरे को उसकी स्टोरी लाइन अभी याद नहीं है बिल्कुल भी। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को तब भी याद होगी, क्योंकि अगर तब याद होती तो आज भी याद होती। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरे को वुमेंस डिवीजन में इंटरेस्ट ही तब आया जब एक्चुअली में वुमेंस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जब स्टेफनी मैन ने इंट्रोड्यूस किया था बेकी लिंच को, शार्लेट को एंड देन साशा बैंक्स को मेन रोस्टर में। तभी से नींव रखी गई थी। उसके पहले ऑब्वियसली एजे ली एंड पेज की स्टोरी लाइन याद थी, बट द बेलर ट्विंस ना। एंड दिस इज नॉट इवन फॉर द चैंपियनशिप, सो आई डोंट नो क्या केस था, लेकिन इतना पता है कि एजे ली एंड पेज ने मैच जीता था। देन जॉन सीना वर्सेस रूसेव का मैच देखने को मिला था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। रूसेव वो 2015 का जो ये रूसेव है ना, 2014 से 15 का, मैंने आपको बताया होगा कि मैं किसी भी सुपरस्टार को हेट नहीं करता था, लेकिन दो सुपरस्टार्स, एक तो 2009 और 10 का CM पंक और एक 2015 का रूसेव। ब्रो, आई लिटरली हेटेड हिम। जब रूसेव डे आया तब मैं अपने अंदर मेंटालिटी ये बना रहा था कि यार ऐसा कैसे, मैं पसंद कैसे करूँ इस बंदे को जो कि 2015 में जिससे मैं इतनी नफरत करता था। मतलब मेरे को ऐसा करता था मन कि चलो मैं ही जाके रूसेव को हराऊंगा अब, लेकिन जिस तरह से वो अनडिफीटेड हो रहे थे मुश्किल ही लग रहा था। जॉन सीना के पास भी बहुत बड़ा चैलेंज था। रूसेव तो अपना टैंक ही लेकर आ गए थे कि भैया जॉन सीना नहीं हारे, जो कि बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जॉन सीना को अगर आप किलिमंजारो से ऊपर भी फिनिशर मारो तो भी जॉन सीना 1-2 और उसके बाद भी किक आउट कर जाएंगे। तो रूसेव अपना टैंक लेकर आए थे, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्रेंस में भी आता है इस चीज का नाम। लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ मैच पर। जॉन सीना ने रूसेव को फाइनली हरा दिया। दैट इज द ग्रेट एंडिंग टू अ अनडिफीटेड स्ट्रीक। आई गेस पहली बार हारे थे रूसेव, और वो भी इतने बड़े पैमाने पे, और वो भी इतने अच्छे मैच में। जॉन सीना ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती, एंड उसके बाद हम सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कितने अच्छे सीन में आ चुकी थी जब ओपन चैलेंज किए थे जॉन सीना ने। सो ये दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल। देन मैच आता है अंडरटेकर वर्सेस ब्रे वाइट का। दिस मैच वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि अंडरटेकर मैच लड़ेंगे भी दोबारा से। मुझे पता है काफी अजीब लग रहा है 2020 में बोलते हुए 2015 के बारे में ये चीज, क्योंकि 2020 में अंडरटेकर ने ये बोला है कि अभी वो बहुत लड़ सकते हैं, लेकिन 2015 में सीन ये था कि 2014 में वो हार के आए थे ब्रॉक लेसनर से, उनकी स्ट्रीक टूट चुकी थी। तो क्या वो रेसलमेनिया में दोबारा से उस स्ट्रीक के साथ छेड़खानी करना चाहते थे? फॉर्चुनेटली ये मैच वो था उस सुपरस्टार के साथ था जिसका कैरेक्टर मेरे हिसाब से अंडरटेकर के साथ लड़ने का सबसे बेस्ट था। मेरे हिसाब से अगर ब्रे वाइट अंडरटेकर को हरा भी देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट आई थिंक उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती। आज के दिन फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि ब्रे वाइट अंडरटेकर को हरा देंगे, लेकिन उस टाइम पर देयर वाज नो चांस। एंड यही हुआ, अंडरटेकर ने ब्रे वाइट को हरा दिया, एंड ये 15 मिनट तक मैच चला था। एंड दिस वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लग रहा था कि ब्रे वाइट एक्चुअली में अंडरटेकर को हरा सकते हैं। एंड ऐसे ही रेसलमेनिया 30 के टाइम पे भी हुआ था जब ब्रे वाइट एंड जॉन सीना का मैच हुआ था। एंड फाइनली मैच आता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दिस मैच इंक्लूडिंग मी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैंने रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में बहुत बुराई करी थी रेसलमेनिया 34 के दौरान, राइट? अच्छी बात है, उसको अपने तक ही रखो, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ मैं ही नहीं था बल्कि हर कोई बुराई कर रहा था, बिकॉज दैट मैच वाज एस। बट इसका टोटल ऑपोजिट 2015 में था। एवरीबॉडी वाज लिटरली वेटिंग कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हो, एंड हमें देखना है कि कौन इस मैच में जीतेगा। मुझे अभी भी याद है मेरे पापा का उस टाइम पर रोमन रेंस फेवरेट होना शुरू हो चुका था, तो रात के टाइम पे ये देख रहा था मैं। रात में जल्दी सोने की आदत है हम सबको, लेकिन उस मैच के लिए पापा ने हमें छूट दे दी कि नहीं, आज हम देखेंगे रोमन रेंस को जीतते हुए। ब्रॉक लेसनर ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट भी किया था उस मैच के दौरान, आई एम नॉट गना लाई। एंड ब्लेड जॉब भी हो गया था उस मैच के दौरान। पता नहीं ब्लेड जॉब था या सही में खून निकला था, मेरे हिसाब से ब्लेड जॉब था, बट वट एवर दैट इज, इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, काफ़ी अच्छी पीक पर था। जो भी जीतता उसको बहुत अच्छा बेनिफिट होता। मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस के चांस लग रहे थे, बट देन कम्स सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस,
जैसे ही वो थीम सॉन्ग बजता है क्राउड वेंट क्रेजी, स्पेशली माइकल कोल फॉर सम रीजन। 5 सेकंड का तो मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, बट देन आई रियलाइज ओह शिट, बंदे के पास मनी इन द बैंक है। इज ही? यस, सेथ रॉलिंस एक्चुअली में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आकर कैश इन करने की कोशिश करते हैं। ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस दोनों को हराकर जीत जाते वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मैंने टीवी और अपने पापा के बीच दूरी मेंटेन करवा के रखी थी, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि उस टाइम पर जो मेरा इकलौती चीज थी जिसपे मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देखता था वो भी टूट जाए। लेकिन वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशल था रेसलिंग की हिस्ट्री में। मेरे हिसाब से दिस वॉज जस्ट गोल्डन मोमेंट। सबसे पहली बात तो किसी ने भी अब तक कैश इन नहीं किया था रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। आर यू किडिंग मी? रेसलमेनिया का मेन इवेंट, बट सेथ रॉलिंस ने वो करके दिखाया। हीस्ट ऑफ द सेंचुरी। आई डोंट नो अबाउट गुड और बैड, बट दैट मोमेंट वाज स्पेशल। नाउ इस पूरी रेसलमेनिया 35 से एक चीज मेरे को अच्छी लगी थी कि ज्यादातर रेसलमेनिया 35 में मेन स्टोरी लाइन जो होती है वो एंड हो जाती है, बट यहाँ पर जो मेन स्टोरी लाइन थी उसको बहुत बड़ा टर्न मिला था, पॉजिटिव टर्न मिला था, एंड उसको डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकती थी, जो कि उन्होंने किया भी। सो इसीलिए रेसलमेनिया 31 को इस तरह से यूज करना, डब्ल्यूडब्ल्यू को इसके लिए हेड्स ऑफ करना चाहिए। शायद यही चीज उस रेसलमेनिया को ग्रेट भी बनाती है। समटाइम्स ये अच्छा होता है कि आप स्टोरी लाइन को एंड कर दो रेसलमेनिया में, समटाइम्स ये अच्छा होता है कि आप एक वहां पर नया ही चैप्टर लिख दो उस स्टोरी लाइन के अंदर। सो ओवरऑल रेसलमेनिया 31 वाज एक्चुअली ऑसम। एंड लोग कहते हैं कि रेसलमेनिया 32, 33, 34 इन सब पे वीडियो बनाओ। इट इज डिफिकल्ट, यू नो व्हाई? क्योंकि जो रिसेंट की चीज होती है उन चीजों की इंपॉर्टेंस क्या है या फिर वो कितनी स्पेशल है तुम्हारे लिए, वो जानने के लिए तुमको टाइम देना पड़ता है। मैं रेसलमेनिया 35 के बारे में अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकता जब तक कि एटलीस्ट 5 साल ना हो जाए, एंड उसके बाद मैं ये कह सकूं कि हाँ वो एक्चुअली में बहुत बढ़िया थी। बट फॉर रेसलमेनिया 31 आई थिंक दिस वाज जस्ट गुड रेसलमेनिया। कम मैचेस लेकिन पेट भर गया था। नाउ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रेसलमेनिया 31? कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।